नमस्कार दोस्तों हम लोग अपनी लूसेंट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ये रसायन विज्ञान का तीसरा वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो रसायन विज्ञान के अभी तक नहीं देखे हैं, पीछे वीडियो सेक्शन में जाइए और आपको सारे वीडियोस क्रम से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक सारे सवाल कर लिए थे। अब देखते हैं 52 नंबर क्या है। लिखा एल्युमिनियम 27, इसकी संरचना बताइए। तो हमको पता है कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। हम 13 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 10 और 3s2 और 3p1। ऐसे पता होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो पहले आ गए 2s1 कक्षा में कितने हैं, 2 हो गए, यानी 2। फिर 2 दूसरी कक्षा में कितने हैं, 2 इसके और यहाँ 6, तो 6, 2, 8, 2, 8 हो गए। तीसरी कक्षा में s में है 2, p में है 1, तो 2, 8, 3। s का तीसरी कक्षा के जितने होंगे सारे को ऐड कर देते हैं। तो 2, 8, 3 यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन क्या होता है, तो Na पॉजिटिव होता है सोडियम आयन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसमें प्लस का 1 आयन लग चुका, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यही इसकी संरचना बन जाएगी। तो 10 किसका बनेगा, 2, 8, 10, 11, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा सही है 2, 8, तीसरे में ज़्यादा है, चौथे में भी ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्णपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो पहला इसको हमने कल भी देखा था कि स्वर्णपत्र में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई सही हो जाएगा, अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं बनी होती हैं, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब उस ऊपरी कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आता है, नज़दीक आता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वो ऊर्जा को इंक्रीज करता है, निकालता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला ये बना है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन पर विचार करना है। तो पहले ऑप्शन में देखिए, आपको बता दें कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एस कक्षक। एस कक्षक में एक ही कक्षा होती है। पी कक्षक होता है, इसमें 3 उपकोष होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। तो इस तरह से 10 हो जाते हैं इसमें, और 7 दूनी 14 हो जाएंगे उसमें। तो एस में पहले भरते हैं 1। अगर भरना होता तो पहले सभी को हुंड के नियम से भरते हैं। पहले ऊपर सभी को भर देते हैं ऐसे ऐसे। जब और बचते हैं तो फिर इसमें लौट करके उल्टा इनका चिन्ह करके उल्टा भरते हैं। तो ये इसका ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहले तो सीधा भरा, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा। लेकिन यहाँ पर जो उल्टा वाला आया तो इसमें पहले आना चाहिए, एस वाले में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है, पहले सीधा है, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा, लेकिन चौथा ये उल्टा है। तो सही भी तो है, क्योंकि शुरुआत से ही उल्टा होकर आया, तो ये ऑप्शन बी सही है। तीसरा पहले ही उल्टा हो गया, इसका मतलब गलत हो गया ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि हुंड के सिद्धांत का पालन कौन नहीं कर रहा। तो पहला नहीं कर रहा और तीसरा नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, शायद ऑप्शन नंबर ये, हाँ, तीसरा डी सही है। पहला और तीसरा नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ये और ये हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सबको पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम बाह्य कक्षा कहते हैं, या फिर वैलेंसी कहते हैं, जिसको हम अंतिम कक्षा कहते हैं। और इसके जितनी भी अंतिम से पीछे की कक्षाएं बचती हैं, उन सभी को बोलते हैं कोर कक्षाएं। तो इसके कोर कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो 2, 8, 2 है, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी का मतलब हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। ऑप्शन नंबर डी सही है।
59 नंबर, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो कल भी बताया था, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर के द्रव्यमान संख्या बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 13 वाले में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था एल्यूमिनियम का, फिर से कर लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो देखिए इसमें दो हैं, 1s2 2s2 में 1s2 2s2 इसमें भी दो, और 6 10 दोबारा 1 13। तो संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? पी में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। संयोजी में हमारे पास 3s2 भी आया है, 3s1 3s2 3p बना, तो अंतिम कक्षा कौन सी हो गई? ये तो उप कोष कहलाते हैं, उप कक्षा कहलाती हैं। तो तीन में कुल मिला के कितने होगा? 2 इसके 1 इसके, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान रखिएगा, अंतिम कक्षा का मतलब है कि तीसरे में sp_d जितने भी हैं सभी का मिलाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वही उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थायी नाभिक में क्या होता है? तो स्थायी नाभिक ए जो कि 10 से इसका परमाणु भार कम हो। तो जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, जिसका परमाणु भार 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो परमाणु क्रमांक जिसका ए हो 10 से कम, तो 8 से 16 लगभग। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 16 से 8 गए 8। इसी प्रकार 14 7 में देखो, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 14 द्रव्यमान संख्या, तो 14 में 7 गया 7, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए? लगभग 7। तो लगभग जितने 10 हैं, 10 से कम वालों में क्या होता है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग बराबर होती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसको हमने कल भी बताया था, किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जहाँ n क्या है? कक्षा, कौन सी कक्षा, पहली दूसरी तीसरी जो भी हो, उसमें n की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा, तो उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। तो किसका नियम है? हुंड का नियम है, जो अभी हम समझ रहे थे कि जब तक उनका एक कक्षा ना भर जाए तब तक दोबारा उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा करके नहीं भरा जाता, उसे युग्मित कहते हैं, युग्मित होना कहते हैं। तो यह है हुंड का नियम। अगला है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अगला, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यही है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग की सहायता से की थी। अगला, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? मिलिकन ने किया था, बूंद के प्रयोग के द्वारा मिलिकन ने किया था। अगला, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम मेसॉन कण कहते हैं। न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर के कहीं ना कहीं मेसॉन कण कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करेगी? कोई तत्व रासायनिक क्रिया कब कर सकता है? जब वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों के रासायनिक बंध बनाने से ही उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये सब डिपेंड करता है केवल इलेक्ट्रॉनों पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगला, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंडेंट होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु भार। तो परमाणु भार या परमाणु संख्या, हाँ ध्यान दीजिए, परमाणु भार या परमाणु संख्या। तो परमाणु क्रमांक, जिसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, परमाणु भार अलग चीज हो गया। परमाणु भार का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या, परमाणु संख्या सही होगा, परमाणु क्रमांक जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी एंटी पार्टिकल होते हैं,
उनमें से एक न्यूट्रिनो भी है, उनमें से एक पॉजिट्रॉन भी है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला है मेसान के खोजकर्ता कौन थे? तो मेसान की खोजकर्ता युकावा थे, एच युकावा, ये है मेसान की खोजकर्ता, इसको ध्यान रखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक पता होगा, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, यानी 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। तो ऑप्शन नंबर 20 है, ये ध्यान रखो। अगला, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों की बमबारी कराई थी उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु में एक नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है। अगला क्वेश्चन, आणविक कक्षा का सिद्धांत या आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास क्वांटम, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इससे निर्धारित होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऐसे होंगे कि ऐसे होंगे, ये सब डिसाइड कौन करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ध्यान रखेंगे। अगला, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन, एक एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकधा आयनित मतलब कोई कार्बन परमाणु है वो आयनित हो चुका है। अब किसी भी परमाणु के आयनित होने का मतलब होता है या तो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा या तो इलेक्ट्रॉन दान कर दिया होगा, लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती, चाहे वो आयनित हो चाहे अनआयनित हो। तो इसमें दिया है नाभिक में क्या होता है, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ये कभी नहीं बदलेंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे ही। अगला 5 प्रोटॉन, ये नहीं हो सकता, प्रोटॉन सेम रहेंगे। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 6 क्यों बचेंगे? अगर उसमें वो धनावेशित हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, यानी कम हो गए होंगे 6 से। अगर वो ऋणावेशित हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, तो 6 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सी भी ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला भी ऑप्शन सही नहीं। प्रोटॉन 12 कैसे हो जाएंगे कार्बन, जो कि 6 परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 प्रोटॉन होंगे 6 न्यूट्रॉन होंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु का भाग कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। फोटॉन क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा होती है। एक कण जो प्रकाश का होता है, जो सौर ऊर्जा का एक कण होता है, उसे हम एक फोटॉन कहते हैं, तो वो अलग चीज़ हो गया। ये परमाणु का भाग ये चीज़ नहीं है फोटॉन। अगला, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया था, जैसे एस कक्षा का होता है, इसमें एक ऐसे है एक ऐसे, तो ये ऐसे घूमता है वामावर्त दिशा और ये ऐसे घूमता है दक्षिणावर्त दिशा, तो ये विपरीत चक्रण में होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत चक्रण में होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो परमाणु अभाज्य है, ये किसने प्रस्तावित किया था? ये महोदय डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन वही होंगे जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6। अगला क्वेश्चन, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो परमाणविक संख्या Z और इसमें कह रहा द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा या जितना उसका परमाणविक संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जैसे ये सोडियम लिखा तो इसमें 23 क्या है द्रव्यमान संख्या, 11 क्या है परमाणविक संख्या। अब तो परमाणविक संख्या को Z से दिखाया है, तो देखिए कह रहा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितना उसका परमाणु संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, तत्व यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी है? तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। 92 लिखा, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याएं बताइए। तो परमाणु क्रमांक 11, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 और
प्रोटॉन भी 11। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 गया, तो 11 इसमें, 11 इसमें। ऑप्शन नंबर डी में 11 11 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले पूछा फिर लास्ट में प्रोटॉन पूछा, तो 11 11 होंगे। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना तो 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 न्यूट्रॉन आएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 238 में से 92 घटाओ, जितना आ जाए वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो 8 में 2 गया 6, ऑप्शन नंबर ए सही है, 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा, अच्छे बढ़िया क्वेश्चन। परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। बात तो सही है, ये ऑप्शन भी सही है। अगला, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ये बात एकदम सही है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार को हम लोग एक मानते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हो जाता है। इसी को द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। वो एडवांस चीज होती है, मतलब वो होती है साइंस में ही, लेकिन एडवांस चीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पर यही ऑप्शन सही है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ये बात एकदम 100% सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर, यानी इसी को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। परमाणु की जब भी त्रिज्या दी होगी, जब भी त्रिज्या मापेंगे तो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। और परमाणु को जो नाभिक होता है वो 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। वो हमेशा फर्मी में नापा जाता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या होगी, परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो 10⁻10 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा? तो 18 इलेक्ट्रॉन उसी होंगे जिसका परमाणु क्रमांक 18। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी न्यूट्रॉन आप निकाल लीजिए, जो हो सही करके बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन क्या होंगे? तो प्रोटॉन वही होंगे जो उसका परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है? तो धातु में क्या होती है? डी ब्लॉक में कुछ धातुएं हैं, कुछ क्या सारी धातुएं डी ब्लॉक में है, और कुछ एस ब्लॉक में है, और कुछ उपधातु धातु पी ब्लॉक में भी है। तो देख लेते हैं। 2 8 10, 10 क्या होता है? नियान। ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा 2 8 17 मतलब क्लोरीन 17, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये धातु नहीं है। 2 8 10 8 18, 18 10 28, ये ऑप्शन सही है। चौथा 2 8 18 2, तो 2 8 18 2 कितने हो गए? 2 8 10, 2 12 12 18 30, और 8 2 10 8 18। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो अब इसमें ऑप्शन सी और डी पर विचार करो। जिसमें लिखा है पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और इसमें डी वाले में 2 8 8 2 8 18 2, तो 2 8 10 2 12 18 30। चलिए इसको ढंग से देख लेते हैं। हाँ देखिए, सी ऑप्शन दिया है 2 8 18। इसमें देखो कितने हो गए परमाणु क्रमांक? 8 2 10 18 28, तो 28 किसका होता है? निकिल का, ये 28 हो गया। इसमें 8 2 10 2 12 18 30, ये हो गया 30, जडेन जिंक का 30। तो धातु तत्वों के लिए कौन सा सही है? हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही गलत दिया है। क्योंकि देखिए ये किसका दिया? कैल्शियम का। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, कैल्शियम में कितना होता है परमाणु क्रमांक? 20, तो हमको 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाना है। पहले में 1s2, फिर 2s2, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 3d में नहीं भरते हैं, पहले 4s2 में भरते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो शुद्ध जो धातु बचेगी जिंक, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका परमाणु क्रमांक 30 हो जाएगा, जो कि डी ब्लॉक का तत्व है।
अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या 4 होगी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ देने से 4 आएगा। अगला क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऋणायन में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी? कोई तत्व ऋणावेशित हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें और भी इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गए। तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं शुरुआत में, लेकिन इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ गए तो प्रोटॉन कम पड़ जाएंगे, इसका मतलब है प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो लिखा होगा कहीं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक नहीं। परमाणु क्रमांक से अधिक कैसे हो जाएगी? प्रोटॉन तो वही रहेंगे। तत्व के परमाणु क्रमांक से कम नहीं, परमाणु क्रमांक से कम क्यों? परमाणु क्रमांक तो जितना था उतना ही रहेंगे, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तभी ऋणावेशित हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अगला है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर कोई तत्व ऋणावेशित हो गया इसका मतलब है कि उसमें ऋण आयन मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हैं और प्रोटॉनों की संख्या कम हो चुकी है। कम हो चुकी का मतलब संख्या उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एवरेज में उसकी संख्या कम देखने में आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार चले गए थे, यही ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, कोई सही नहीं है। अगला, तत्वों की प्रगति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? तो तत्वों की जो प्रगति है वो ज्ञात की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम बता सकते हैं कि तत्व चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, धातु है कि अधातु है, ये सब बताया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में उपस्थित होती है? तो m के पहला होता है, फिर l होता है, तो m तीसरी कक्षा m को बताती है। तो m का मतलब तीसरी कक्षा 2n² सूत्र है, तो n का मान 3 रखो, 3 के स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना जो हमने देखा कल, रदरफोर्ड ने दिखाया अल्फा कणों की बमबारी के द्वारा परमाणु संरचना। कहीं ना कहीं वो भी बता रहे थे कि परमाणु का जो आकार होता है, एक नाभिक होता है बीच में जो कि बहुत धनावेशित होता है, जो कि बहुत मजबूत होता है। अब पूरा भाग खोखला होता है, खोखले भाग में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये परमाणु के संरचना को ही बताया था रदरफोर्ड ने। और नील्स बोर की भी संरचना थी, तो नील बोर का परमाणु मॉडल भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, बोहर तथा रदरफोर्ड, यही ऑप्शन सही है कि इन्होंने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने रसायन विज्ञान के जो ये चैप्टर था परमाणु संरचना वाला, इसको समाप्त कर लिया। आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ से देख के मैच कर सकते हैं। देखिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसको आप ज़रूर देखिए, डेली देखिए। कोई कमेंट करना है, कोई भी आपको सुझाव देना है, कोई भी कमी लगती है तो आप उसको बताइए, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।